क्यों भक्तों, कैसा लगा उनका मजाक? क्योंकि अभी तो तुम्हें और जलील होना है। 3 तस्वीरों पर गौर करना पड़ेगा भक्तों को। पहली तस्वीर, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर जो हैं वो एनडीए के खेमे में शामिल हो गए हैं। यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो जेल में बंद हैं, जो कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं मऊ से, उन्हें भी सलाम ठोकना पड़ेगा भक्तों को। नंबर 1 ये। नंबर 2, अजीत पवार को फाइनेंस और प्लानिंग मिली है और उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है। याद है कि नहीं? क्या क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने उनके बारे में बहुत पहले, उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरी तस्वीर महबूबा मुफ्ती की। इनके साथ बीजेपी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 साल सरकार चलाई थी दोस्तों। सरकार चलाने से पहले महबूबा मुफ्ती इनके लिए सेपरेटिस्ट थी, पृथकतावादी थी। और सरकार जब बंद हो गई उसके बाद दोबारा महबूबा मुफ्ती इनके लिए सेपरेटिस्ट, पृथकतावादी हो गई। मगर वो 3 साल उनके लिए महबूबा मुफ्ती देशभक्त और राष्ट्रवादी थी। इसीलिए मैंने कहा कि अभी भक्तों को और जलील होना है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इस तस्वीर की। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपी राजभर जो हैं वो एनडीए के खेमे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है आपके स्क्रीन पर, भाजपा और सुभासपा आए साथ, सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगी। चुनाव एक साथ लड़ेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि इनके एक विधायक हैं अब्बास अंसारी जो कि जेल में बंद हैं। उनके पिता मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी के भक्त पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, माफिया डॉन बताया करते थे। मगर इसी सुभाषपा के मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी। और यहां देख सकते हैं कितनी प्यार भरे अंदाज में ओपी राजभर के साथ अब्बास अंसारी खड़े हुए हैं। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि दरअसल अब्बास अंसारी पर क्या क्या मामले दर्ज हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। ये देखिए, योगी सरकार ने भगोड़ा घोषित किया। कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ हल्के से विधायक, लखनऊ पुलिस एमएलए की गाजीपुर स्थित संपत्ति कुर्क करने को तैयार, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस तरह से टारगेट किया जा रहा था एक जमाने में। अब ये भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए हैं और इनके भी तमाम दाग धुल जाएंगे। ताज्जुब यह नहीं होगा कि इनके पिता के भी तमाम दाग धुल जाएंगे। मैं जानता हूं ओपी राजभर ने कहा है कि भाई इन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। मुद्दा वो नहीं है दोस्तों कि वो समाजवादी पार्टी में हैं या सुभाषपा के साथ है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई भी इनके साथ शामिल हो सकता है। और इस वक्त जो लोग शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए शामिल हो रहे हैं या तो गिरफ्तारी से बचने के लिए या सत्ता का लालच, और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जाके मैं आपको मिसाल बताऊंगा, मगर सबसे पहले याद कीजिए ओपी राजभर, मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि अब्बास अंसारी जो है समाजवादी पार्टी में हैं या सुभाषपा में हैं। मुद्दा यही है कि आपने उस सुभाषपा को एनडीए के खेमे में शामिल किया जिसमें मऊ से विधायक अब्बास अंसारी जो है वो कानून के कटघरे में हैं। उन पर जब हक निशाना साधते थे तो न जाने किन किन शब्दों से उन पर हमला किया जाता था। आज ये सब खामोश हैं दोस्तों, सब खामोश हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं अजीत पवार को फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्ट्री मिली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से छीनकर अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई है, प्लानिंग मिनिस्ट्री दे दी गई है, सबसे मलाईदार मंत्रालय दे दिए गए हैं। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर देखिए, इस खबर में देखिए कल ये लोग मुलाकात करके आए हैं शरद पवार से। क्यों मुलाकात की है? क्योंकि वोट की ताकत अब भी शरद पवार के पास है। चाहे वो लोग उन्हें दगा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, एनडीए खेमे में आ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन शरद पवार सड़क पर उतरेंगे और जनता को जिस तरफ इशारा करेंगे, एनसीपी का जो कट्टर वोटर है वो शरद पवार के पक्ष में ही वोट देगा।
यही डर है अजीत पवार को। यही वजह है कि उनका आशीर्वाद लेने आए। यही वजह है कि वो शरद पवार से यह अपील कर रहे थे कि हमें सबको एक होकर काम करना है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद लेने आए ही इसलिए हैं क्योंकि अजीत पवार जानते हैं कि अपने दम पर उन्हें कोई वोट नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी वोट नहीं मिलने वाले हैं। मगर असली बात क्या है दोस्तों, इसी अजीत पवार, अब उन्हीं अजीत पवार को सबसे मलाईदार मंत्रालय दे दिया गया है। एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम विधायक उद्धव सेना को छोड़कर उनके साथ आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यह कहा था कि भाई अजीत पवार के भ्रष्टाचार से हम खुश नहीं हैं, वो हम पर दादागिरी करते हैं, हम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इससे खुश नहीं हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास जो मंत्रालय वो उनको दे दिया गया है। और अजीत पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ईडी के डर से, इनकम टैक्स की डर से, जांच एजेंसीज के डर से। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है यहां पर। इसका अर्थ क्या हुआ? जांच एजेंसीज के डर से नेता तो शामिल हो जाएंगे एनडीए में, मगर वो नेता अपनी पुरानी पार्टी के जो दिग्गज हैं शरद पवार जैसे, उन्हीं के दरवाजे पर जाकर सिर झुकाएंगे, क्योंकि ताकत वही है, वोट की ताकत वही है। दाग धुलवा लो, मलाईदार मंत्रालय भी ले लो साथ साथ, मगर सिर झुकाओ शरद पवार के सामने। यह खेल समझिए दोस्तों। बीजेपी ने जांच एजेंसीज को लेकर मजाक बना दिया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट में करारा तमाचा मिला था। संजय मिश्रा जो कि ईडी के प्रमुख हैं, उनको जिस तरह से 2021 से बढ़ोतरी दी जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया है। इसका अर्थ क्या हुआ? 2021 से जितने भी फैसले संजय मिश्रा बतौर ईडी प्रमुख उन्होंने लिए थे, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट करारा तमाचा मार चुकी है। ईडी को लेकर विपक्ष जो है वो किस तरह से माहौल बना रहा है, यानी कि वोट के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। और मैं आपको थोड़ी देर पहले लेकर चलना चाहता हूं, पिछली सरकार 2019 से पहले महबूबा मुफ्ती, करीब 3-3.5 साल महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चली थी। 3-3.5 साल याद है कि नहीं आपको? उससे पहले महबूबा मुफ्ती को ये लोग पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, और उसके बाद 3-3.5 साल सरकार चलाई। सरकार तोड़ दी क्योंकि 2019 के चुनाव आने वाले थे, राष्ट्रवाद पर सवाल उठ जाता, मगर 3.5 साल तक सरकार चलाई। अब याद कीजिए दोस्तों, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, उसी वक्त जेएनयू में वो ड्रामा हुआ था जब कुछ लोग चेहरे पर नकाब डालकर भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। आपने कन्हैया पर निशाना साधा, उमर खालिद पर निशाना साधा, जो ऐसे कोई नारे नहीं दे रहे थे, मगर वो कौन गुमनाम चेहरे थे? वो गुमनाम चेहरे कभी भी आपके सामने नहीं आए। जब तक महबूबा मुफ्ती के साथ इनकी सरकार चलती रही, उनके नाम चार्जशीट में भी नहीं आए। जब सरकार खत्म हो गई तब जाकर चार्जशीट में उनके नाम आए, मगर वो कौन थे, कहां गए, कोई नहीं जानता। क्या जेएनयू का वो ड्रामा भी एक साजिश था? क्या वो भी प्रपंच था? क्या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई? क्या ये तमाम सवालात कोई करता है? मगर महबूबा मुफ्ती, जिन्हें ये लोग देशद्रोही बताते थे, 3-3.5 साल सरकार चलाई और सरकार खत्म कर दी। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती इनके लिए देशद्रोही हो गए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने उसूलों सिद्धांत, खैर उसूल सिद्धांत तो बीजेपी के कुछ हैं ही नहीं, मगर जिस तरह से ये लोग बार बार उसके साथ समझौता करते हैं ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। क्या कह गई हैं कंगना जी? अभी तो तुम्हें और जलील होना है। एक बार फिर इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। ओपी राजभर और उनके बयानात प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, अजीत पवार जिन्हें इन्होंने फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्ट्री दी है, और महबूबा मुफ्ती सत्ता में आने के लिए कश्मीर में इनके साथ गठजोड़ किया था। ये तीनों चेहरे, ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि सिद्धांत के लिहाज से बीजेपी की अब कोई नीति नहीं रही। इनकी सिर्फ एक नीति है कि किसी भी कीमत पर सत्ता पर बने रहना है। ना इनके लिए हिंदुत्व कोई मायने रखता है,
ना राजनीतिक सुचिता कोई मायने रखती है। सिर्फ सत्ता पर बने रहना और उसके अलावा कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री का वो नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं। अरे अब तो लोग उस पर हंसते हैं, और कुछ लोग तो हंसना भी बंद कर चुके हैं। मगर क्या भाजपा ये बात समझेगी? क्या उनके अंधभक्त ये बात समझेंगे? नहीं समझेंगे।